गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 130 है यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास की एनसीईआरटी से लिए गए सारे प्रश्न। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 130 तक पहुँच सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की आप पेड पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप या कॉल करके। ठीक है, उसके साथ हम उत्तराखंड पीसीएस की भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट वाला है। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन, बिलीबिलीज। बताइए। देखिए, जो 129 वाला टेस्ट था इससे पहले वाला, उसमें एक 19वें नंबर का प्रश्न है। उसमें टाइफून से रिलेटेड एक प्रश्न है कि टाइफून कैसा चक्रवात है, मतलब कहाँ बनता है। तो गलती से वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, अटलांटिक महासागर लिखा गलत है, जो कि ठीक है, प्रशांत महासागर में बनता है या चीन सागर में। प्रशांत महासागर और चीन सागर में। तो बिल्कुल टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, हरिकेन भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और बिलीबिलीज भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र तूफान होते हैं जो 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति और भारी बारिश के साथ गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि टाइफून चीन सागर में और प्रशांत महासागर में, हरिकेन कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में, पश्चिम भारतीय द्वीपों में। ठीक है, और टोर्नेडो पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका की गिनी भूमि में। बिलीबिलीज हो गया नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गए हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला है ये प्रश्न। पहला स्टेटमेंट है, जब हवा तेजी से चलती है तो उसे आंधी कहा जाता है, और जब इस आंधी में धूल की मात्रा बहुत अधिक होती है तो इसे धूल भरी आंधी कहते हैं। ठीक है, पढ़ने से लग रहा है कि स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड वाला है, गर्मियों में जो आंधियां आती हैं उनका प्रमुख कारण तापमान के बढ़ने की वजह से बना वायु का कम दबाव का क्षेत्र होता है। यहाँ स्टेटमेंट कर सकता है, कम दबाव का क्षेत्र होगा या अधिक दबाव का क्षेत्र होगा। कम दबाव का क्षेत्र होगा, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पृथ्वी के केवल उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं। यह अपनी पृथ्वी सुंदर सी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है केवल यही साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, जो कि गलत है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में भी आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं। इसका जो विपरीत होता है प्रति चक्रवात, वो उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, वो दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवातों को हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है। बिल्कुल सेकंड वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ एक वो नहीं होगा। तो दोनों गोलार्ध में आते हैं चक्रवात, ऐसा नहीं है केवल उत्तरी में आते हैं दक्षिणी में आते हैं। देखिए, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हैं, दोनों में चक्रवात आते हैं। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज में चलते हैं। ठीक है, चक्रवात की बात हो रही है। और प्रति चक्रवात को उत्तरी गोलार्ध में जो है चक्रवात का उल्टा कर दीजिए, और दोनों गोलार्धों के चक्रवात में केवल यही एक बड़ा अंतर है, उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी विषेक रेखा किसी 0 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर जो साइक्लोन आएगा, ठीक है, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और प्रति चक्रवात जो आएगा वो जो है घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ जो चक्रवात आएगा वो घड़ी की सुई की दिशा में आएगा, और प्रति चक्रवात जो आएगा वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है। सेकंड वाला स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव प्रणाली है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी
से ही अधिक तूफानों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्र में महासागरों के ऊपर विकसित होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास उठने वाले तूफान जो है घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हैं, यानी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला क्या स्टेटमेंट है? सौर तूफान सूर्य की सतह पर आए क्षणिक बदलाव से उत्पन्न होते हैं और सूर्य की सतह पर बड़े पैमाने के विस्फोट होते हैं, जिसके दौरान कुछ हिस्से बेहद चमकीले प्रकाश के साथ असीम ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसे सन फ्लेयर कहा जाता है, सौर लपट। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, जो बात एक्सप्लेनेशन मतलब स्टेटमेंट में ही खत्म हो जाती है तो कोई जरूरी नहीं है उसी चीज को दोहरा के उसकी एक्सप्लेनेशन देना, वही चीज दोबारा लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। ठीक है, डायरिया हो गया, आंतों की कृमि हो गए, हेपेटाइटिस हो गया, ये जल जनित बीमारियां हैं। बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं। प्रदूषकों के परिवहित एवं विचलित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। देखिए, जल प्रदूषण जल जनित बीमारियों का प्रमुख स्रोत है। मतलब प्रदूषित जल जो होता है उसके उपयोग से डायरिया हो जाता है, आंतों की कृमि, आंत है वो, ठीक है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु में निम्न में से क्या निर्मुक्त करते हैं? सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे के सारे करते हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ये प्रक्रियाएं जो हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा यानी लेड और एस्बेस्टस को निर्मुक्त करते हैं। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है और नगरों में गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव अधिक होता है। अधिक नहीं होता है, कम होता है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसात से सदैव कम होता है, अधिक नहीं होता, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रदूषण के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वायु प्रदूषण में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सन्निहित होते हैं। अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, उर्वरक का उपयोग भू प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारक हैं और भूमि जल के प्रदूषित होने का कारण उर्वरक है। ठीक है, बिल्कुल ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं एकदम। और इसका आंसर डी है, मतलब डी तो नहीं होगा, जिसमें 1 2 3 होगा वो होगा, इसलिए इसका आंसर इस बार सी है। तो करेक्ट हैं सारे के सारे। वायु प्रदूषण में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टस और बेरिलियम आदि सन्निहित होते हैं। पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है क्योंकि अनुचित मानव क्रियाकलाप हो गए, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, उर्वरकों का उपयोग आदि, ये सब भूमि के प्रदूषण के स्रोत हैं, भू प्रदूषण के स्रोत हैं। कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में नाइट्रोजन हो गए, पोटेशियम हो गए, फास्फोरस हो गए, जिंक आदि शामिल होते हैं, जो कि जल के साथ घुलकर भूजल तक पहुंच जाते हैं। ये उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जो भूजल को प्रदर्शित करते हैं। यही कारण है कि भारत में अब भूमिगत जल पीने योग्य नहीं रहा, कुछ स्थानों को छोड़कर।
10वां प्रश्न है, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से कम तथा सहज होना ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण की माप जो है डेसिबल में की जाती है, कहीं कहीं डेसिमल लिखा जाता है, ठीक है, डेसिबल है डीबी। देखिए, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से कम तथा असहज होना, सहज नहीं असहज होना ध्वनि प्रदूषण है। गलत है पहला स्टेटमेंट। और ध्वनि प्रदूषण की माप जो है डेसिबल में मापी जाती है। दूसरा वाला सही है, तो बी होगा इसका आंसर। तो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न जो है ध्वनि का मानव की असहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ध्वनि प्रदूषण है। सहज नहीं, गलत है पहला। ध्वनि प्रदूषण के बढ़ने का कारण प्रौद्योगिकी अन्वेषण रहे हैं, जिनके फलस्वरूप हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण गंभीर समस्या बनकर उभरा है। और ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? विभिन्न प्रकार के उद्योग हो गए, मशीनीकृत निर्माण, ठीक है, तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चलित मोटर वाहन, वायुयान, सब। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुछ पहला स्टेटमेंट है, कुछ दूसरा है, कुछ तीसरा है। बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की और जनसंख्या का एक कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप है। भू निम्नीकरण का कारण जो है मृदा अपरदन, लवणता तथा भूक्षारता है। भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो ये एक्सप्लेनेशन को पॉज मार के पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा का एक कारण है क्या? सबसे सटीक उत्तर क्या होगा इसमें? वायु प्रदूषण। तो देखिए, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो वातावरण में उपस्थित जल वाष्प से क्रिया करके एसिड यानी अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के जल के साथ नीचे गिरते हैं। यही एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा कहलाती है, जो पौधों को, ठीक है, मानव को, जीव जंतुओं को, सबको नुकसान पहुंचाती है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला है, दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्देशीय व्यापार एक देश की सीमा के भीतर राज्यों के मध्य होता है। पढ़ने से लग रहा है कि करेक्ट है। करेक्ट है तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, पहला वाला सही हो गया। अंतर्देशीय व्यापार एक देश की सीमा के भीतर, ठीक है, राज्यों के मध्य होता है। ये क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई क्या? दूसरा वाला करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट होगा। कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक होते हैं। ये यहाँ होता। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में पत्तन यानी बंदरगाह यानी पोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। वर्तमान में भारत में प्रमुख यानी मुख्य पत्तनों की कुल संख्या 8 है। 8 ही है। पत्तन जिस राज्य में स्थित है वही राज्य जो है उनके लिए नीतियाँ बनाते हैं। छोटे या मझोले पत्तनों के विषय में राज्य एवं केंद्र की सरकारें दोनों ही नीतियाँ बनाती हैं। देखिए, 8 नहीं है, 13 है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और पत्तन जिस राज्य में स्थित होते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो नीतियाँ बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। और तीसरा वाला क्या है? छोटे और मझोले पत्तनों के विषय में राज्य एवं केंद्र दोनों नीतियाँ बनाते हैं। ये भी गलत है, राज्य सरकारें बनाती हैं छोटे और मझोले पत्तन के लिए। तो अभी तक हमने ऊपर देखा कि अधिकतर प्रश्न जो है स्टेटमेंट सारे करेक्ट ही हो रहे थे, इसमें सारे गलत हो गए, ठीक है। तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो गई, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमको ऐसा रखना चाहिए था कि उपरोक्त में से कौन से सही हैं, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लीजिए, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। डी मारेंगे फिर इसका आंसर हम। डी मारेंगे। तो देखिए, वर्तमान में भारत में प्रमुख पत्तनों की कुल संख्या जो है वो 13 है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। छोटे या मझोले पत्तनों की संख्या 200 है। प्रमुख पत्तन के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार नीतियां बनाती हैं तथा नियामक क्रियाओं को निभाती हैं। वहाँ राज्य सरकार लिखा था, गलत है। छोटे पत्तनों के लिए या मझोले पत्तनों के लिए राज्य सरकारें नीतियां बनाती हैं और नियामक क्रियाएं निभाती हैं, याद रखिएगा।
नंबर 15 पर आ जाइए। भारत के प्रमुख पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, कांडला पत्तन कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित देश के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी भागों की जरूरतों को पूरा करता है और कांडला भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। क्यों, मुंबई है ना वो, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। तो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित कांडला पत्तन को देश के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई पत्तन पर दबाव घटाने के लिए एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किया गया। पहला वाला करेक्ट है। कांडला पत्तन की बात करें तो कांडला पत्तन को विशेष रूप से भारत भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। देखिए, मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, ना कि कांडला, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। हो क्या रहा है आज, सही नहीं है। मुंबई पत्तन 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। तो 20 तो नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी बड़े थे, 15 ही प्रश्न है ये। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा और आप यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हो 149 में ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके